हेलो गाइस, तो आज हम फिर से शुरू करने वाले हैं एक और नई मूवी अद्भुत, जो कि अभी न्यू रिलीज हुई है। जयराज अवस्थी एक डिटेक्टिव है जो अपनी बीवी और बच्चे के साथ रहता है। अवस्थी को एक डबल मर्डर केस में पुलिस की सहायता करने के लिए अवार्ड मिलता है। वहीं एक न्यूज़ रिपोर्टर अवस्थी से पूछता है कि सर, आपने कोई ऐसा केस हैंडल किया है जिसने आपको भी हिलाकर रख दिया हो। अवस्थी ने जवाब दिया, ऐसा कुछ नहीं होता है, हर केस के पीछे एक लॉजिक होता है। अब कहानी 5 साल पहले पास्ट में शिफ्ट होती है। आदित्य रावत, जो कि गुड लाइफ हॉस्पिटल में मैनेजिंग डायरेक्टर है, जो अपनी वाइफ के साथ अभी अभी नए घर में शिफ्ट हुआ है। श्रुति को कभी कभी दोहरे भी पड़ते हैं, जिसके लिए आदित्य उसको इंजेक्शन भी लगाता है और दवाइयाँ भी देता है। एक दिन श्रुति घर में अकेली होती है। अपने आप मिक्सर चलने लगता है। वह उसका प्लग भी निकाल देती है, मगर फिर भी मिक्सी चलती रहती है और मिक्सर का जार निकलकर श्रुति की तरफ आता है, जो कि दीवार से टकरा जाता है और एक क्रॉस का निशान बना देता है, खून से सना हुआ। श्रुति काफी डर जाती है। अगले दिन अवस्थी आदित्य के घर पर पहुंचता है। अवस्थी श्रुति से कहता है कि कोई प्रॉब्लम हो तो लोग पुलिस के पास जाते हैं, आपने मुझे क्यों कॉल किया। श्रुति कहती है, नहीं, यहाँ पर जो हो रहा है वह बिल्कुल अलग है। श्रुति बताती है कि एक दिन हम जब झूमर लेने गए थे तो वह झूमर गिर गया और उसने भी क्रॉस का निशान बनाया, और कल भी यही हादसा हुआ, जार दीवार पर गिरा और उसने भी क्रॉस का निशान बनाया। फिर अवस्थी कहता है, ठीक है, लेकिन अब अगर आगे से ऐसा कुछ होता है तो तुम मुझे बेझिझक कॉल करना। फिर अवस्थी वहां से चला जाता है। अवस्थी अपने असिस्टेंट सोनू से रावत हाउस के 1 किलोमीटर दूर एरिया की मैप लाने को कहता है। फिर अवस्थी खुद शॉपिंग वाली जगह जाकर और चर्च में जाकर खोजबीन शुरू कर देता है। अवस्थी अपनी डायरी में कुछ नोट करता है। वहीं उसके पास में बैठा एक बूढ़ा आदमी उससे कुछ कहता है। वह बूढ़ा आदमी कहता है कि क्या मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ। वहीं अवस्थी कहता है कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। रावत एक सेमिनार कर रहा होता है। वहां पर अचानक से सभी पंखे तेजी से चलने लगते हैं। फिर एक फैन उड़कर आदित्य की तरफ आता है और वह दीवार से टकराकर एक क्रॉस का निशान बनाता है। सेमिनार में भगदड़ मच जाती है और लोग भागने लगते हैं। अवस्थी की नज़र उस सेमिनार में गई एक लड़की पर पड़ती है और अवस्थी उस लड़की की फोटोज निकाल लेता है। अवस्थी सोनू से कहता है कि मैंने इसे एक दिन चर्च में देखा था। अवस्थी सोनू से उस लड़की के बारे में पता लगाने को कहता है। सोनू उस लड़की का पीछा करते हुए उस लड़की का नाम, पता, एड्रेस और वह दिन भर क्या करती है, सब कुछ जानकारी इकट्ठा कर लेता है और वह अवस्थी को फ़ोन करके इसकी जानकारी देता है और लड़की का नाम मैरी मैथ्यू बताता है। इसके बाद अवस्थी चर्च में फादर से मैरी के बारे में पूछता है। फादर बताते हैं कि मैरी किसी आशा नाम की संस्था से जुड़ी है, जो हैंडीकैप्ड लोगों की मदद करता है। हर बुधवार को वो उन लोगों को यहाँ लेकर आती है। फिर अवस्थी मैरी से मिलता है और उससे पूछता है कि तुम उस सेमिनार वाले दिन उस सेमिनार में क्या करने गई थी। मैरी बताती है कि हमारी संस्था काफ़ी दिनों से किसी मेडिकल इंस्टीट्यूट और काफ़ी बड़ी संस्था से जुड़ने की कोशिश कर रही है। अवस्थी मैरी से पूछता है, आप किसी आदित्य रावत को जानती हो, मगर वह जानने से मना कर देती है। इसके बाद अवस्थी और सोनू मिलकर रावत और मैरी दोनों पर नज़र रखने लगते हैं। एक दिन अवस्थी रावत और मैरी को टकराते हुए आपस में देख लेता है, मगर रावत वहां से अपनी कार में चला जाता है। मगर पता नहीं मैरी को अचानक से क्या हो जाता है, वह रावत के पीछे अचानक से दौड़ने लगती है। उसी रात अवस्थी रावत से कहता है, मैंने आपसे मैरी के बारे में कुछ पूछा था, लेकिन तुमने उसे पहचानने से मना क्यों किया। वह फिर उसे उन दोनों की फोटो दिखाता है। रावत कुछ और ही बताता है। वह कहता है कि यह अंजलि इंडस्ट्रियल राकेश मल्होत्रा की बेटी है। वह मेरी फैमिली फ्रेंड है। अगर तुमने नेट पर सर्च किया होता तो मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अवस्थी फिर नेट पर सर्च करता है और वह पाता है कि अंजलि तो कोई और ही है, जो कि शहर छोड़कर जा चुकी है। वह उन दोनों लड़कियों की फ़ोटो मिलाता है। तभी वह बूढ़ा आदमी फिर से वहां आ जाता है। वह बूढ़ा आदमी कहता है कि सवाल यह नहीं है कि ये दोनों एक सी लगती हैं, सवाल यह है कि इन्हें रावत से क्या प्रॉब्लम है। अगले दिन रावत अपने घर में खून के पाँव के निशान और सामान बिखरा हुआ टूटा फूटा हुआ देखता है। तभी उसकी नज़र बालकनी में बैठी श्रुति पर पड़ती है। श्रुति वहां से कूदकर भाग जाती है। आदित्य उसे पकड़ने के लिए जाता है। तभी वहां अवस्थी भी पहुंच जाता है। वो भी श्रुति के पीछे पीछे निकल जाता है। वे दोनों श्रुति को पकड़ने के लिए पीछे दौड़ रहे हैं। श्रुति भागते हुए हाईवे पर पहुंच जाती है। श्रुति के पीछे से एक ट्रक आता हुआ दिखाई देता है। तभी अवस्थी उसे धक्का देकर उसे उस ट्रक के आगे आने से बचा लेता है। वो वहीं बेहोश हो जाती है और वे उसे उठाकर घर ले आते हैं। आदित्य बताता है कि श्रुति कुछ टाइम से बीमार और डिप्रेशन में है। कभी कभी उसे दौरे भी पड़ते हैं। इसी वजह से मैं उसे शिमला से यहाँ लेकर आया था, मगर यहाँ भी हर दिन कुछ ना कुछ घटनाएं होती ही रहती हैं।
अवस्थी आदित्य से पूछता है, अंजलि आपकी फैमिली फ्रेंड है, कोई आइडिया है कि वह यह शहर छोड़कर क्यों गई है? आदित्य कहता है, पता नहीं, मगर उसका इस केस से क्या लेना देना है? अवस्थी कहता है, बस यही तो पता लगाना है। तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाती है। डॉक्टर आदित्य से कहती है, जैसा आपने मुझे बताया है वैसा कुछ नहीं है, बल्कि खुशखबरी है कि श्रुति तो प्रेग्नेंट है। फिर आदित्य को शौक लगता है और वह श्रुति से पूछता है कि जब हमारे बीच ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है तो तुम प्रेग्नेंट कैसे हो गई? श्रुति उससे कहती है, मेरे बर्थडे वाले दिन ऐसा हुआ था जब तुमने शराब पी रखी थी। और फिर अचानक से श्रुति अपना सिर दीवार से भड़कने लगती है। आदित्य उसको रोकने की कोशिश करता है, मगर वह आदित्य का गला दबाकर उसे दूर फेंक देती है। आदित्य जोर से चिल्लाता है और श्रुति नॉर्मल हो जाती है। इसके बाद अवस्थी अंजलि की एक फ्रेंड से मिलता है। वह उसे बताती है कि अंजलि और मैं कॉलेज टाइम से ही फ्रेंड थे। अंजलि किसी लड़के को पसंद करती थी। एक दिन पार्टी में अंजलि ने उस लड़के को किसी और के साथ देख लिया था। वह गुस्से में वहाँ से चली गई। फिर 1-2 दिन तक अंजलि का कोई फ़ोन नहीं आया और मैं उसके घर गई तो आंटी ने बताया कि पार्टी वाले दिन अंजलि का एक्सीडेंट हो गया था और सब कुछ सही होने के बाद वह यह शहर छोड़कर चली गई थी। अगले दिन अवस्थी सोनू से अंजलि के एक्सीडेंट वाली कॉपी लाने को कहता है। सोनू बताता है कि जिस ट्रक से अंजलि का एक्सीडेंट हुआ था वह ट्रक ड्राइवर रमाकांत खुद अंजलि को पास वाले हॉस्पिटल में लेकर गया था जहां उसका इलाज हुआ था। अवस्थी कहता है कि उस ट्रक ड्राइवर पर कोई क्रिमिनल केस नहीं हुआ है। मुझे पूरा भरोसा है कि रिपोर्ट चेंज की गई है, इसके कुछ पन्ने भी फाड़े गए हैं। अवस्थी सच का पता लगाने के लिए अंजलि के पिता से मिलने उसके घर जाता है। वे बताते हैं कि एक्सीडेंट के बाद अंजलि बच तो गई थी मगर उसका चेहरा बहुत ज़्यादा खराब हो चुका था। उसके फेस की प्लास्टिक सर्जरी करने के लिए उसे लॉस एंजलिस भेजा गया था। वह जब वापस आई तो उसका चेहरा बिल्कुल बदल चुका था और वह एक संस्था से जुड़ गई थी। यहाँ से सीधा अवस्थी श्रुति के पास जाता है। वह श्रुति को बताता है कि मेरी और अंजलि एक ही हैं। अवस्थी बताता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है उसको क्लियर करने के लिए आदित्य और अंजलि को एक जगह मिलना होगा। फिर वे चर्च जाते हैं और आदित्य चर्च में बैठ जाता है और अवस्थी और श्रुति उसको छुपकर देखने लगते हैं। तभी वहाँ अंजलि भी आ जाती है और वह अपनी शक्तियों से रावत को हवा में उछालकर दूर फेंक देती है। यह सब देखकर श्रुति डर जाती है और वह जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी अंजलि उसको छोड़ देती है और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन अवस्थी उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर अंजलि का एक्सीडेंट हुआ था। वहीं पर एक बूढ़ा आदमी भी आ जाता है। वह बूढ़ा आदमी कहता है, ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें बार बार यहाँ खींच कर लाती है? वह बूढ़ा आदमी कहता है कि इस कहानी का हर हिस्सा तुमने सुना है, अकेले उस ट्रक ड्राइवर को छोड़कर जो इस कहानी का अकेला आई विटनेस है। फिर अवस्थी उस ट्रक ड्राइवर रमाकांत से भी मिलता है। वह बताता है कि मैं एक्सीडेंट जब हुआ था तब मैं उस लड़की को खुद हॉस्पिटल लेकर गया था। उसकी बॉडी पर जानलेवा घाव थे। पता चला कि लड़की बच गई। मैं वहाँ से निकल आया। उस एक्सीडेंट के बाद से किसी ने मुझे नौकरी पर भी नहीं रखा। अवस्थी हॉस्पिटल में जाकर रावत से पूछता है। अंजलि की बॉडी पर बहुत जानलेवा घाव थे मगर रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं था। अंजलि अपनी जान बचाने वाले को थैंक यू कहने की बजाय उस पर हमला क्यों कर रही है? ये वही सवाल है जिसके जवाब तुम देना नहीं चाहते हो। अवस्थी आदित्य से कहता है कि लेकिन याद रखना, सच तो मैं जानकर रहूंगा। आदित्य रावत के वहाँ से जाने के बाद अवस्थी हॉस्पिटल में पहुँचता है। उसे वहाँ पर कुछ अजीब सा महसूस होता है और वह कमरा नंबर 11 में जाकर एक क्रॉस के चिन्ह को देखता है। फिर अगले दिन वह एक बूढ़े कपल से मिलता है। फिर अगले दिन राकेश रावत और श्रुति के साथ हॉस्पिटल पहुंचता है जहां अवस्थी पहले से ही मौजूद होता है। अवस्थी मल्होत्रा से कहता है कि तुम्हें यहाँ देखने के बाद मुझे मेरे सबसे बड़े सवाल का जवाब मिल गया कि एक मामूली सा डॉक्टर इतनी जल्दी कैसे। मल्होत्रा वहाँ से भागने लगता है। तभी वहाँ अंजलि आ जाती है और वह अपनी शक्तियों से सबको मारने लगती है। श्रुति को घसीटते हुए एक कमरे में ले जाती है। अवस्थी जोर से एमी चिल्लाता है। तभी वहाँ बूढ़ा कपल आ जाता है जिससे वह कुछ दिन पहले ही मिला था। बूढ़ी औरत उससे कहती है, बस कर बेटा, जाने दे उसे। अंजलि उसे छोड़ देती है और वह जोर जोर से रोने लगती है। अवस्थी कहता है, यह अंजलि नहीं है और ना ही मेरी है, ये एमी आर मैथ्यू और इनकी बेटी है। फिर वह श्रुति से सब कुछ सच सच बताने को कहता है। श्रुति सच सच बताती है। श्रुति बताती है कि अंजलि के एक्सीडेंट के बाद उसका हार्ट डैमेज हो गया था। कंडीशन बचने लायक बिल्कुल नहीं थी। तभी राकेश मल्होत्रा ने अंजलि को कैसे भी बचाने के लिए उन्हें बहुत सारे पैसे दिए थे और हॉस्पिटल उनके नाम करने के लिए कहा था।
हॉस्पिटल में एमी आर मैथ्यू काफ़ी दिनों से कोमा में थी और उसका ब्लड ग्रुप अंजलि से काफ़ी मैच हो गया था। पैसे और हॉस्पिटल के लालच में उन्होंने एमी का दिल मैरी के दिल से बदल दिया था, जिससे एमी की मौत हो जाती है। अवस्थी कहता है कि एमी को मारने का गिल्ट जब श्रुति को परेशान करने लगा तो वह डिप्रेशन में रहने लगी और अपना रिश्ता संभालने के लिए तुम लोग यहाँ शिफ्ट हो गए। तुम लोगों ने एमी आर मैथ्यू की जान तो ले ली, मगर उसने अपनी जान सच को बाहर लाने में लगा दी। कुछ भी कर लो, सच एक दिन बाहर आ ही जाता है। और पुलिस उन तीनों को एमी मैथ्यू के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्त कर लेती है। फिर कहानी 6 मंथ बाद शिफ्ट होती है, जहां श्रुति एक जेल में एक बच्चे को जन्म देती है, जिसे अवस्थी अपने साथ घर ले आता है। फिर फिल्म यहीं ख़त्म हो जाती है। कैसी लगी आप लोगों को यह मूवी? देखकर ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।